जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर बाहर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण तुम्हारा चेहरा खुशी से एकदम चमक उठा है। अरे नहीं रश्मि, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन रश्मि बाहर देखने से पहले ही मोनिका अपने घर की लाइट्स बंद कर चुकी होती है। बाल बाल बच गया। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। देखो, मैं तो बस बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश को देख रहा था और हमारे पड़ोस के पालतू कुत्ते टॉफी को देख रहा था और उसी को देखकर मुस्कुरा था बस, और कुछ भी नहीं। अजीब बात है, एक दिन टॉफी ने आपके बम पर काट दिया था, तब से लेकर आज तक आप उसके बारे में बस बुरा बुरा ही बोलते आ रहे हो, और आज अचानक से इतने दिनों के बाद तुमने टॉफी के प्रति सारी नफरत और गिले शिकवे भुला दिए और उसे इतने प्यार से देख रहे हो। अरे मुझे भी इतने प्यार से तुमने आज तक कभी नहीं देखा। अब क्या करो, टॉफी है ही इतना प्यारा, इसलिए मेरा उस पर से सारा गुस्सा खत्म हो चुका है। सब समझ रही हूँ मैं। मुझ पर तो बस जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। ना जाने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है। अरे सब कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए मस्त एक कॉफी बनाकर रख दो, वही बेड के बगल में रख देना। कल तो मुझे छुट्टी है ना, तो आज तो मैं देर तक सीरीज देखूंगा, फिर उसके बाद ही सोऊंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। ना जाने अमित के मन में मेरे लिए प्यार कब आएगा। कभी कभी तो ये मुझसे कितने प्यार से बात करता है, लेकिन कभी कभी तो इसे झटके आ जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है इसे। फिर अगले दिन जब मोनिका का व्रत होता है, तब वो अमित के घर पर खाना खाने आती है। अरे इन सब की क्या जरूरत थी रश्मि? तुमने खामखा मेरे लिए इतनी मेहनत ली, मैं अपना खाना बना लेती ना। अरे बाबा, अरे कोई बात नहीं मोनिका जी, ये भी आपका ही घर है, और अब आपके पति बाहर गए हैं ना, तो ऐसे में आप अकेले के लिए कहाँ मेहनत करती बैठती। देखिए, सभी एक से बढ़कर एक पकवान बनाए हैं आपके लिए। अरे रश्मि, मोनिका जी के लिए तुमने ये मीठी खीर क्यों बनाई है, और ये पूरियां तुम्हें पता नहीं है क्या? मोनिका जी डाइटिंग करती है, इसीलिए वो ये सब नहीं खा पाएगी। रिलैक्स अमित जी, ये खीर शुगर फ्री है, और ये पूरियां भी एयर फ्राई में फ्राई की है। क्या अब भी पूरी बात जाने बगैर ही आप रश्मि को बोलने लगे? अच्छा, तो ये बात है क्या? सॉरी रश्मि, मुझे लगा कि अब मोनिका जी को ना चाहकर भी ये सारा तला भुना खाना खाना पड़ेगा, जिसके चलते उनका डाइटिंग शेड्यूल खराब हो जाएगा। किसी को बोलने देगा तब ना, कब से खुद ही बोले जा रहा है तू। चलो, अब बातें वगैरह बंद करो और खाना शुरू करो। बेचारी मोनिका सुबह से भूखी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। फिर खाना खाते समय बीच बीच में अमित मोनिका को अपने हाथों से खाना परोस रहा होता है, और ये सब देखकर रश्मि को बड़ा अजीब सा लगता है। लीजिए ना मोनिका जी, और लीजिए, ये सारा खाना आपके लिए ही बनाया गया है। बस अमित जी बस, मैं इतना सारा खाना नहीं खाती। इस तरह से बर्ताव करते हुए आज से पहले तो मैंने अमित को कभी नहीं देखा। आज तक इसने मेरे लिए खाना कभी नहीं परोसा, और अब देखो, ये तो मोनिका के लिए खाना परोस रहा है। रश्मि अपनी सहेली सोनिया, जो रश्मि के साथ गांव में ही पली बड़ी होती है और अब दूसरे शहर में नौकरी कर रही होती है, उसे अमित और मोनिका के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कह रही है? अरे तेरा पति कुछ कम नहीं है रश्मि, उस पर जरा ध्यान रख। अक्सर आदमी लोग इन मॉडर्न लड़कियों के चक्कर में जाकर फिसल जाते हैं। मैं तेरी बात समझ रही हूँ सोनिया, लेकिन मुझे मेरे अमित पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। वो भले ही मुझसे उतना प्यार ना करता हूँ, लेकिन वो मेरे अलावा किसी और को उस नजर से कभी नहीं देखेगा, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी भी अंधी मत बन उसके प्यार में। मैं बस तुझे बता कर रख रही हूँ। अरे आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तू थोड़ा सतर्क रहे। हाँ सोनिया, थैंक यू सो मच।
उन्हें मुझे हमेशा समझ कर लिया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हमारी दोस्ती गांव से अलग होने के बाद भी इस तरह से बरकरार है। चल चल, अब इमोशनल करके हमारी इस प्यारी सी दोस्ती को नजर मत लगा। अरे नहीं बाबा, मैं थोड़ी ना नजर लगा रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। फिर अगले दिन मोनिका का पति विहान बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आता है और तभी वो उसे पड़ोसियों के बारे में सब बताती है। क्या बात है मोनिका, तुम्हारी तो बहुत अच्छी जम गई है पड़ोसियों के संग। चलो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब भी तुम्हें बोर नहीं होगा। हाँ विहान, और जब हम सत्यनारायण की पूजा रखेंगे तब हम उन्हें भी बुलाएंगे, क्योंकि वो जब मुझे अपने परिवार के जैसा समझते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उन्हें समान दर्जा दूं। हाँ मोनिका, सही कहा तुमने। वैसे भी हमारा पूरा परिवार दूसरे शहर में रहता है और यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है। अब मोनिका पूरे चौबे परिवार को पूजा में आने का न्योता देती है। फिर पूजा के समय मोनिका ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना होता है जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी होता है। सिर्फ मॉडर्न ही नहीं बल्कि इन ट्रेडिशनल कपड़ों में भी मोनिका जी एकदम खूबसूरत लगती है। इसमें भी इन्होंने मॉडर्न टच वाला आउटफिट चुना है। बाय गॉड, इतनी कमाल की फैशन सेंस तो शायद ही किसी की होगी। मोनिका कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ माँ जी, वाकई में मोनिका तो किसी भी पहनावे में एकदम खूबसूरत ही लगती है, नजर ना लगे इसे किसी की भी। और एक तुम हो जो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह बन ठन कर आई हो। लेकिन जरा मोनिका जी को देखो, अरे आज उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहने हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच भी है। कपड़े एकदम सिंपल है लेकिन फिर भी उन पर ये कपड़े कितने उठकर दिख रहे हैं। और एक तुम हो जो इतना भारी भरकम पहनावा पहनकर भी एकदम वैसी की वैसी ही लग रही हो। मैं जैसी हूँ वैसी ही बहुत अच्छी हूँ। मुझे किसी के जैसा ना तो कभी बनना है, ना ही मैं कभी बन पाऊंगी। अरे मॉडर्न होने के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना जरूरी थोड़ी ना होता है। अरे बस करो तुम दोनों, अब यहाँ पर भी शुरू मत हो जाना। देखो तो जरा हम किस काम के लिए आए हैं यहाँ पर, बेवकूफ कहीं के। अरे क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ ना, पूजा का हिस्सा बनो। स्वरूपा आंटी प्लीज आई है ना, और गाइस तुम दोनों भी। फिर पूजा होने के बाद जब अमित मोनिका और विहान के कमरे के पास से गुजर रहा होता है तभी वो उन दोनों को बातचीत करते हुए सुन लेता है। ये तुम क्या कह रहे हो विहान, वो ड्रेस ऐसे कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है? सॉरी बेबी, लेकिन अब वो ड्रेस सीधे 1 महीने के बाद ही मिल पाएगी। अरे लेकिन 1 महीने के बाद मैं उस ड्रेस का अचार डालूंगी क्या? मेरा बर्थडे अभी 15 दिनों में है और इसीलिए मैंने प्रायोरिटी में तुम्हें ये कहकर रखा था कि आते वक्त वो ड्रेस लेकर आना। अब क्या फायदा तुम्हारा उस मुंबई के बिजनेस ट्रिप में जाकर, और वो ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही अवेलेबल है। अरे पर मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरे वहां जाने से पहले ही वो ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि शोरूम में जाकर उन लोगों से कह दो कि वो उस ड्रेस को साइड में रख दे। लेकिन नहीं, तुम्हें बस तुम्हारी जॉब ही इम्पोर्टेंट है, बीवी की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है मोनिका, आई एम रियली सॉरी ना बेबी। जाने दो, अब इतना अच्छा दिन है आज का, इसमें मुझे मेरा मूड खराब नहीं करना। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हारी बैंड बजा कर ही रहूंगी। मोनिका उस ड्रेस की फोटो देखकर भावुक हो जाती है और अमित फौरन उस ड्रेस की फोटो दूर से ही खींच लेता है। फिर बाद में मोनिका जी की बहुत इच्छा थी कि वो ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहने और मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करके ही रहूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा, लेकिन ये ड्रेस तो ढूंढ कर ही निकालूंगा। सच में इस ड्रेस में मोनिका जी कितनी प्यारी लगेगी और ये गिफ्ट देकर उनके मन में मेरे लिए एक स्पेशल जगह बन जाएगी। इसके मन में इस स्पेशल जगह बनाने के चक्कर में है तू? माँ, आप यहाँ पर? वो
वो मैं तो ये कह रहा था कि मैं इस महीने में ऑफिस में अच्छा काम करके अपने बॉस के मन में स्पेशल जगह बनाऊंगा, ताकि वो मुझ पर खुश हो जाए और मुझे झट से प्रमोशन दे दे। भगवान करे कि जो तू कह रहा है वो सच हो जाए। लेकिन सच कहूं बेटा, तो कुछ दिनों से मुझे तेरे हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो आप माँ? जो दिख रहा है वही बोल रही हूं मैं। अपने मन से कोई कहानी नहीं बना रही। फिर 15 दिनों के बाद जब मोनिका का जन्मदिन आता है, तभी पार्टी में अमित मोनिका को वो ड्रेस गिफ्ट करता है। ओ माय गॉड, ये ड्रेस आपको कैसे मिल गई? मुझे तो यही ड्रेस चाहिए था अपने बर्थडे पर, और ये ड्रेस तो केवल मुंबई के शोरूम में ही मिलता है। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं इसी ड्रेस के लिए इतनी पागल हुए जा रही थी? ये आप क्या कह रही हो मोनिका जी? मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आपको यही ड्रेस चाहिए था। मैंने अपनी एक फीमेल कलीग को कहा कि वो मुझे कोई ड्रेस रिकमेंड करे, तो उसने मुझे यही ड्रेस बताई। तो ये ड्रेस मैंने मुंबई के डिजाइनर शोरूम से मंगवा ली। वाह अमित जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। देखो विहान, तुम्हें तो नहीं मिला, लेकिन ये ड्रेस अमित जी मेरे लिए लेकर आए। मोनिका जी, अब आपको ये ड्रेस इतना पसंद आ ही गया है, तो जाइए इस ड्रेस को पहन कर आइए। जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी इस ड्रेस को पहन कर आती हूँ। फिर वो ड्रेस मोनिका पहन कर आती है और उसे उस ड्रेस में देखकर अमित की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये सब देखकर विहान और रश्मि दोनों को भी बड़ा अजीब सा लगने लगता है। फिर ये सारी बातें रश्मि अपनी सहेली सोनिया को बताती है। हे भगवान, अरे तेरा पति पागल पागल हो गया है क्या? अब तू ही सोचना रश्मि, जिस आदमी ने अपनी खुद की बीवी को कभी कोई ड्रेस गिफ्ट नहीं किया हो, वही आदमी किसी और पराई लड़की को गिफ्ट कर रहा है। वही तो, पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कई दिनों से अमित का मोनिका के प्रति बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। सच कहूं रश्मि, तो अब तक तूने मुझे जितना कुछ बताया है, उस सब को सुनने के बाद तो मुझे अमित के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू थोड़ा सतर्क रहे। अरे आजकल के आदमी लोग फिसल जाते हैं, और ये बाहर की मॉडर्न औरतें कुछ कम नहीं होती। अच्छे अच्छों का घर तोड़ देती है ये। नहीं सोनिया, मोनिका वैसे बिल्कुल नहीं है। उल्टा वो तो अमित की बहुत इज्जत करती है, इसीलिए वो उनके साथ उसी तरह से पेश आती है। लेकिन अमित का ही उसके प्रति व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अब से मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान रखूंगी। हाँ बहन, और तू टेंशन मत ले। इन सब में अपना खुद का ध्यान रखना मत भूलना, समझी कि नहीं? अरे हाँ बाबा, डोंट वरी, मैं खुद का भी ख्याल जरूर रखूंगी। फिर 2 दिनों के बाद जब रश्मि कमरे में 2 फिल्म की टिकट रखी हुई देखती है, तभी अरे वाह, ये तो फिल्म की टिकट है। इसका मतलब हम दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं और तुम वो भी थिएटर में फिल्म देखेंगे? अरे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा? अरे बाहर थिएटर में भी तुम साड़ी या फिर घाघरा चोली ही पहन कर आओगे, इसीलिए तुम्हें कहीं भी बाहर लेकर जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बस करो अमित, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, जो सच है वही बता रहा हूँ, और इसीलिए तुम्हें सच्चाई इतनी चुभ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो बस तुम्हारी घटिया सोच है और कुछ भी नहीं। मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हूँ, और साथ ही मैं मॉडर्न फैशन सेंस पे भली भांति जानती हूँ। लेकिन इस तरह से कपड़े पहनना मेरी पसंद नहीं, बल्कि ये मेरी मर्जी है। और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। यू नो व्हाट रश्मि, तुम्हारे साथ बहस करने की जगह पर मैं अपने दोस्त को ही साथ लेकर चला जाता हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। हाँ तो जाओ ना,
क्यों रुके हो यहाँ पर? हाँ हाँ, जा ही रहा हूँ। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। अमित से झगड़ा होने के कारण अब रश्मि उदास हो जाती है। उतने में उससे मिलने के लिए मोनिका आ जाती है। अरे ये क्या रश्मि, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं मोनिका, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकान है ना, उसी कारण ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे। मोनिका के कई बार पूछने पर रश्मि उसे अमित और उसके झगड़े के बारे में सब कुछ बताती है। क्या कहा? अमित जी ने तुमसे ये सब कहा? ये उन्होंने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। आने दो उन्हें। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कोई और मैकेनिक नहीं है क्या जो जल्दी आ जाए? नहीं मैडम जी। अरे यार, यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वरना मैं तो कैब भी बुला लेती। अगर मैं यहाँ से ऑफिस तक चलकर भी जाऊंगी तो उसी में आधा घंटा चला जाएगा और गाड़ी से बस 10 मिनट में पहुंच भी जाऊंगी। उतने में मिश्का को सामने से आ रही एक कार दिखाई देती है। मेरे पास अब इस कार में सवार व्यक्ति से लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो बॉस की नजरों में एक लापरवाह एम्प्लॉय बन जाऊंगी। प्रमोशन होने के बाद तो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं और मुझे उन्हें ठीक से निभाना है। फिर मिश्का उस आदमी को रोक लेती है। उसमें एक हैंडसम आदमी बैठा होता है। क्या हुआ मैडम? पहले तो आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपकी गाड़ी रोक दी। दरअसल मेरे ऑफिस से आई गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है, और वो भी आने वाले 10 मिनट में। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे? चाहो तो आप मुझसे पैसे भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए। मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। आपको किस जगह जाना है? रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओह, तो आप वहाँ की एम्प्लॉय हो? जी हाँ, और मैं बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्प्लॉय हूँ। ओह अच्छा, मतलब आप भी मेरे ऑफिस ही जा रहे हो, क्योंकि वहाँ की टीम और हमारी टीम की आज मीटिंग है। बिरला और रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पार्टनर्स बनने वाले हैं ना, इसीलिए। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। हाँ, लेकिन क्या अजीब इत्तेफाक है ना? वो तो है। खैर चलिए, अब जल्दी बैठ जाइए, वरना पता चला मीटिंग शुरू भी हो गई और हम दोनों वहां पर लेट पहुंच गए। तुमने सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। फिर मिश्का और अर्नव दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। फिर वो दोनों मीटिंग के बाद कैंटीन में साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आज तुमने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। सच में तुम बहुत होनहार हो। थैंक यू। तुम्हारी कंपनी के लोगों से भी मैंने बात की है और वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम भी काफी अच्छा काम करते हो। अरे झूठ बोल रहे थे वो लोग। क्या तुम भी? वैसे हंसते वक्त तुम बहुत प्यारी लगती हो। क्या सच में? हाँ, मम्मी कसम। वैसे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ इतनी खुलकर बातें कर रही हूँ। क्या बात है, फिर तो मैं एकदम लकी आदमी हूँ। हाँ, वो तो है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे के नंबर्स भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके फोन पर भी बातें शुरू हो जाती हैं। अरे दी, आप अभी तक सोई नहीं? आपके कमरे की लाइट चल रही थी ना, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। अरे कुछ नहीं जूही, बस वो ऑफिस का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, इसीलिए वही निपटा रही थी। तू जा ना, सो जा। ठीक है दी, लेकिन आप भी वक्त पर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट जूही। फिर जूही वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, दी अपने फोन में देखकर कभी नहीं मुस्कुराती,
लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से उनके चेहरे पर अलग ही निखार आया है, वरना वो 24 घंटे बस गुस्से में ही रहती है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं आया ना? खैर, जो भी हुआ हो, उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरते दिनों के साथ साथ मिष्का और अर्नव अब करीब आने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसका इजहार करके शादी करने का फैसला लेते हैं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। हाँ मिष्का, मेरे मम्मी पापा दोनों गाँव गए हैं। 2 दिन बाद जब वो आएंगे तब मैं उन्हें भी बता दूंगा। आखिरकार मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, सेम वैसी ही लड़की मिल गई। फिर एक दिन जब मिष्का बाजार में खरीदारी करने गई होती है, तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत का फोन खो जाता है और वो अपने बगल में खड़ी मिष्का पर इल्जाम लगाने लगती है। जरूर इसी लड़की ने मेरा फोन चोरी किया है, क्योंकि ये मेरे बगल में ही खड़ी है। क्या? और नहीं तो क्या, मेरे पर्स की चेन खुली दिखी नहीं कि तुरंत डाका डाल दिया। चोरनी कही कि चल जल्दी से मेरा फोन वापस दे। अरे ये आप क्या कह रही हो? जरा सोच समझकर बात करो। मेरे कपड़े और शक्ल देखकर मैं आपको चोरनी लगती हूँ क्या? ये देखो, मेरे पास 2 लाख रुपए का फोन है, तो मैं आपका सस्ता सड़ा हुआ फोन क्यों चुराऊंगी? अरे किसे पता, तू ऊपर से नीचे तक सारा चोरी का माल ही इस्तेमाल करती हो, और ये 2 लाख रुपए का फोन भी तूने चोरी करके ही लिया होगा। देखिए आंटी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी बकवास करती जाओ। मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आपका फोन मैंने ही चुराया है? अरे इतनी भीड़ है, किसी ने भी आपके पर्स में हाथ डालकर चोरी कर लिया होगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अच्छी नौकरी भी है, समझ गई ना? बेवकूफ बुढ़िया। उतने में वहां पर अर्नव आ जाता है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अर्नव की माँ उज्ज्वला होती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये मिष्का यहाँ पर क्या कर रही है? अर्नव, हे भगवान, इसका मतलब ये बुढ़िया इसकी माँ है। शिट यार, ये मैंने क्या सियाप्पा कर दिया। उज्ज्वला अर्नव को सारी बातें बताती है और फिर ये लड़की मुझसे झगड़ने लगी। क्या? मन तो कर रहा है कि इस बुढ़िया को भर भर के सुनाऊं, पर अर्नव से मैं प्यार करती हूँ और उससे शादी करने के लिए मुझे उसके परिवार की नजरों में अच्छा तो बनना ही पड़ेगा। अरे आंटी जी, माफ कीजिएगा, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप भी मेरी माँ जैसी हो ना, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं, और अगर तब भी आपका फोन नहीं मिला तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करूंगी। ठीक है ना? ठीक है। फिर उज्ज्वला, मिष्का और अर्नव तीनों उस भीड़ में हर जगह फोन ढूंढने लगते हैं और आखिरकार अर्नव को फोन सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। हे भगवान, मैं भी ना एकदम भुलक्कड़ हूँ। जब मैंने उस दुकान से धूप और अगरबत्ती लिया था, उसके बाद मैंने अपने पर्स की चेन बंद ही नहीं की, जिस कारण मेरा फोन पर्स के बाहर आ गया होगा। माफ करना बेटा, मेरी ही लापरवाही थी और मैं तुम पर गुस्सा करती रही। अरे कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभार। हर किसी के लिए उनका फोन उनकी सबसे कीमती चीज होती है। खैर, आप काफी परेशान हो गई थी ना? ये लीजिए, मैंने आपके लिए जूस लाया है, इसे पी लीजिए, फिर आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। उज्ज्वला जूस पीकर मिष्का से बात करने जाती ही है, लेकिन उतने में वो वहां से जा चुकी होती है। फिर रात में अर्नव अपनी माँ उज्ज्वला और पापा तेजेंद्र के पास आकर उन्हें मिष्का के बारे में सब कुछ बताता है। क्या? वो लड़की जो आज तुझे बाजार में मिली थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मम्मी, मिष्का और मैं पहले दिन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन हमने इजहार भी कर दिया और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ा। अरे अगर ऐसा ही था
तो तू ये बात मुझे बाजार में ही बता देता ना। अरे माँ, आपके जूस पीने के बाद मैं आपको ये बात बताने ही वाला था, लेकिन उतने में मिष्का वहां से चली गई। वो आपके सामने थोड़ी सहमी हुई थी ना, इसीलिए। वैसे वो लड़की है तो बड़ी अच्छी। पहले उसने गुस्सा किया, लेकिन बाद में बड़े प्यार से बात की और मेरे लिए वो जूस भी लेकर आई। मम्मी पापा, मिष्का बहुत अच्छी और बहुत काबिल है। ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जितना उसको जाना है, उसका दिल बड़ा साफ है और वो हर काम को बड़े अच्छे से पूरा करती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और मुझे भी बेटा। क्या? सच में? हाँ बेटा, अब बस हमें उसके परिवार से मिलना है एक बार, और उसके बाद बात पक्की कर लेंगे। ठीक है मम्मी। वही जब मिष्का अपने घर पर अर्नव के बारे में बताती है, तभी परेश और सुवर्णा दोनों भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलो ठीक है ना, तुमने जितना उस लड़के के बारे में बताया है वो सुनकर तो हमें अच्छा ही लगा। हम भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का सोच ही रहे थे, लेकिन तुम्हारी जिसमें खुशी है हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। और यहाँ तो लड़का भी कितना काबिल है, ऊपर से अच्छे घराने से भी है। आपको पता है दी, आपका ये खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर मुझे तो आप पे पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। हाँ जूही, सो तो है। खैर, शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी इसकी कि इस घमंडी लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा। अरे माँ, आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो ना। अब अर्नव मुझसे शादी कर रहा है ना, तो फिर अरे हर कोई आपके जैसा नहीं होता, समझी ना आप? मिष्का, बस। पर पापा। अरे दी, ये सब छोड़ो ना और मुझे मेरे होने वाले जीजू के फोटोज दिखाओ, और ये भी बताओ कि आप दोनों के लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हो गई। अब दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। ये देख जूही, मैं तो ऐसा ही मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी बुक भी कर दिया है। अब मेरा लहंगा शादी के एक हफ्ते पहले तक तैयार भी हो जाएगा। वाह दी, आपका लहंगा तो बहुत ही बढ़िया है। आप तो इसमें किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। सच में? हाँ दी, वैसे अगर आपको मेकअप करवाना हो तो आप मेरी सहेली से करवा लेना। वो काफी अच्छा मेकअप करती है और पैसे भी कम लेती है, वरना बाकी के मेकअप वाले तो कितने पैसे लेते हैं। अरे ये तो कैसे पागलों की तरह बातें कर रही है। ये कोई जन्मदिन या तीज त्योहार वाला फंक्शन थोड़ी ना है जो मैं किसी भी एरे केरे मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा लूं। ये मेरी शादी है जो जिंदगी में केवल एक बार ही होती है, इसीलिए मैं तो एकदम टॉप के मेकअप आर्टिस्ट से ही अपना मेकअप करवाऊंगी, फिर चाहे वो कितने भी पैसे क्यों ना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दी, मेरी सहेली भले ही कोई नामांकित मेकअप आर्टिस्ट ना हो, लेकिन उसका मेकअप बिल्कुल किसी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप की तरह ही होता है। आप देख लेना एक बार। ओफो चूही, परेशान मत करो यार। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाना अपना मेकअप। और हाँ, तू मेरी शादी और शादी के सारे फंक्शंस में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन कोई भी सस्ता माल मत पहनना, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है दी, जैसे आप कहो। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद अर्नव और मिष्का की शादी हो जाती है और मिष्का अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि वहां का एसी खराब हो चुका है। हे भगवान, ये क्या है अर्नव, ये एसी चल क्यों नहीं रहा? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन सुबह तक तो चल रहा था अच्छे से, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? और अब इतनी रात को कोई एसी ठीक करने वाला भी नहीं आ सकता। देखो अर्नव, मुझे गर्मी में नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा एसी में ही सोती हूँ।
प्लीज कुछ करो ना। एक तो पहले ही शादी की थकान के कारण मेरी नींद की बैंड बजी हुई है। तुम चिंता मत करो मिश्का, मैं अभी एक आदमी को फोन करता हूँ। वो हमारे पड़ोस में ही रहता है और वो एसी ठीक करना भी अच्छे से जानता है। बस भगवान करे कि वो जाग रहा हो। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ठीक है अर्नव, जल्दी आना। अर्नव कमरे के बाहर चला जाता है। घर में आई नहीं कि एसी खराब हो गया। अर्नव से प्यार किया है, इसीलिए मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है और सबके साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे गुस्सेल स्वभाव के कारण मेरा नाम पहले से ही बदनाम है। इसीलिए ससुराल वालों की नजरों में झूठ मूठ का ही सही, पर मुझे अच्छा बनना ही पड़ेगा। उतने में मिश्का देखती है कि वहां कमरे के दरवाजे पर उज्ज्वला खड़ी है। अरे बाप रे, माँ जी आप, मैं तो डर ही गई। हे भगवान, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी ना? और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शनाया अपने मायके चली जाती है और उसे वहां पर देखकर उपासना काफी हैरान रह जाती है। शनाया, तू यहाँ पर, वो भी बोरिया बिस्तर लेकर? अरे क्या हुआ है? अरे माँ, वो ना। फिर शनाया उपासना को सारी बातें बताती है। देख बेटी, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें फिर से गलती तेरी ही है। अरे दामाद जी और क्या करेंगे? अरे तुझे तो ठीक से खर्चा भी करने नहीं आता, तो उन्हें तो तुझे डांटना ही पड़ेगा ना। नहीं माँ, अगर उसे मुझे डांटना ही था तो अकेले में डांटना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे सबके सामने डांटकर मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। और आप चाहे कुछ भी कहो माँ, लेकिन मैं वहां उस घर में वापस नहीं जाने वाली। मुझे वहां पर रहना ही नहीं है। तो अब तू यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आई है? हाँ माँ, मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने आपके और पापा के फैसले को मानकर शादी की, लेकिन अब से मैं अपना ही दिमाग चलाऊंगी और खुद के फैसले खुद ही लूंगी। अरे ओ महारानी, जैसा तू कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुझे यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगी। अरे मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी है, तुझे यहाँ पे रखकर मेरी इज्जत की धज्जियां थोड़ी ना उड़ाऊंगी मैं। क्या? हाँ, अरे तुझे जैसे अपनी इज्जत की पड़ी है, वैसे ही मुझे भी अपनी इज्जत की पड़ी है। अरे तू यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रहने आ जाती तो वो कोई और बात होती, लेकिन अगर तू यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? उन्हें तो बातें बनाने का मौका ही मिल जाएगा। ना बाबा ना, तू यहाँ पर नहीं रहेगी मतलब नहीं रहेगी। पर माँ, अरे इतनी भी बुज़दिल मत बनिए, रहने दो ना मुझे यहाँ पर। अब आपने भी मुझे घर में नहीं लिया तो मैं कहाँ पर जाऊंगी माँ? अपने ससुराल। अरे हम लोग क्या पागल नहीं है? हमने अच्छे से देख परख कर तेरी शादी कराई है। झोपड़ी में तो नहीं रहता ना वो, दाल पानी तो नहीं खाती ना। अरे माना कि मिडिल क्लास परिवार है, लेकिन दामाद जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, तेरी तो बचपन से यही गंदी आदत है। तुझे तो बस दूसरों की तरह अमीर बनना है। माँ, चुप शनाया, तूने मेरा दिमाग पहले ही घुमा दिया है, अब और मत घुमा, और जिस रास्ते से आई है वहीं से लौट जा। फिर उपासना के कहने पर शनाया को ना चाहकर भी अपने ससुराल वापस जाना पड़ता है। तभी आ गई ना अकल ठिकाने। अरे इसीलिए कहती हो, जो है उसी का शुक्र मना। अरे हमारे जैसे सास और पति तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे अगर हम लोग चाहते ना तो तुझे इतने झगड़ों के बाद घर में वापस कभी नहीं लेते, लेकिन हमारा मन वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे माफ कर दो शनाया, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो। और हाँ, मुझे बस थोड़े और महीने दे दो, मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस लेकर दूसरी कंपनी में और ज्यादा सैलरी वाला जॉब ढूंढूंगा और एक दिन अमीर आदमी बनकर ही रहूंगा।
रहने दो विपुल, अभी मेरा जोक सुनने का मन बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर शनाया अपने कमरे में चली जाती है। विपुल बेटा, अरे ये एक ऐसी कुतिया है जिसकी दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। लेकिन विपुल शनाया के ताने को नजरअंदाज करता है और उस दिन के बाद से शनाया को अपने ससुराल के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लो हो गया नया दिन, लेकिन काम वही पुराना। ये रोज रोज यही काम कर करके मैं पक गई हूँ। अगर मेरा अच्छा ससुराल होता तो मैं जैसे तैसे कर भी लेती, लेकिन इन दोनों के लिए मुझे कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तभी वहां पर ममता आती है। अरे अकेले में ये क्या बड़बड़ा रही है? गालियां दे रही है क्या मुझे? देखिए माँ जी, कान लगाकर मेरी बातें सुनने से अच्छा तो यही होगा कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाइए और इस कारण मुझे थोड़ा आराम भी मिलेगा। अरे लेकिन तुझे आराम फरमाने की क्या जरूरत है? और घर के काम मैं क्यों करूं? बड़ी आई मुझे काम पे लगाने वाली। चल अब चुपचाप काम कर। घर के कामों से परेशान होकर शनाया अब जॉब करने का तय करती है और वो घर पर बैठकर एक जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी करती है। ये लो शनाया, ये दही शक्कर खा लो। दही शक्कर? लेकिन क्यों विपुल? अरे कितनी बेवकूफ है ये, इसे तो ये भी नहीं पता कि दही शक्कर कब खिलाया जाता है। माँ जी, मुझे समझाने की जगह आप ताने क्यों दे रही हो? और इससे तो यही पता चलता है कि आप भी वही हो जो मुझे कह रही हो। बहू, अपनी हद में रह। अरे तो आप भी अपनी हद में रहिए माँ जी, क्यों बेवजह मेरे मुंह लगती रहती हो? अरे बस बस माँ, जाने दो ना, वो शुभ काम के लिए जा रही है। ओए शनाया, जब भी कोई बाहर किसी शुभ काम के लिए जा रहा होता है तो उसे दही शक्कर खिलाया जाता है ताकि वो काम सफल हो सके। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर खिला दो, क्योंकि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, पैसों के लिए भी और अपनी सास से दिन भर छुटकारा पाने के लिए भी। फिर विपुल शनाया को दही शक्कर खिलाता है। लेकिन जब शनाया इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में चोर चोर, मेरी बैग! अरे नहीं, ये क्या? वो चोर तो उस आदमी की बैग लेकर भाग रहा है। फिर शनाया तेजी से भागकर उस चोर को पकड़कर खूब मारती है और उससे वो बैग छीन लेती है और वो चोर मार खाकर भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं और अगर ये बैग वो चोर चुरा ले जाता तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। अरे कोई बात नहीं, अब आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो मैं भी आपको कुछ देना चाहूंगा। ये लीजिए। ये पैसे? अरे नहीं नहीं, ये पैसे आप मुझे मत दीजिए। अरे रख लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं इन पैसों को नहीं रख सकती। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरे साथ कॉफी तो पी सकती हो ना। देखिए, कॉफी की ट्रीट को मना मत कीजिए, पास ही में कैफे है। लेकिन मुझे तो बहुत देर हो रही है। बस 10 मिनट के लिए चलिए ना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे बेवकूफ लड़की, इतना अमीर और हैंडसम लड़का तुझे कॉफी के लिए पूछ रहा है, मना मत कर इसे, मौके का फायदा उठा ले। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हो तो चलिए। फिर शनाया और वो अमीर आदमी दोनों एक साथ कॉफी पीते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। पहले ही मुलाकात में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लेते हैं। अरे क्या अभी? अरे नहीं नहीं, मुझे आप कहकर मत बुलाओ, तुम कहो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझे आप कहकर नहीं बल्कि तुम कहकर ही पुकारना होगा। अच्छा बाबा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुमसे बात करके जो महसूस हो रहा है वो पहले कभी किसी लड़की से बात करके मुझे बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे करण, यहाँ पे मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। ओह रियली? हाँ करण। अब शनाया और करण
एक दूसरे के साथ रोजाना फोन पर बातें करने लगते हैं। वही शनाया हर जगह इंटरव्यू देने के लिए जाती ही रहती है। तुम्हें पता है शनाया, जब से मैं तुम्हें मिला हूं ना, तब से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका हूँ। अच्छा, लेकिन अपने आप पर जरा काबू रखो। तभी ममता उसकी बातें सुन लेती है। ये बहू किससे बतिया रही है, वो भी इस तरह से। तुम्हारी भी आवाज बहुत अच्छी है और तुमसे बात करके मेरी दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। बहू, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे कौन था अभी फोन पर, और इतनी शर्मीली आवाज में तू किससे बात कर रही थी? अरे माँ जी, वो मेरी सहेली थी, बहुत पुरानी सहेली, और आज हम दोनों बहुत दिनों बाद बात कर रहे थे। लेकिन आवाज तो किसी मर्द की लग रही थी। क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी सहेली की आवाज बहुत वजनदार है ना, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब अगर तेरा यहाँ पे टाइम पास करके हो गया हो तो चल शाम के खाने की तैयारी करने लग जा। कोई बाहर वाला आकर खाना नहीं बनाने वाला। तू यहाँ पर घंटों तक गप्पे मारती रहेगी अपनी सहेली के साथ और हमें देर से खाना देगी। अरे हाँ माँ जी, मैं अभी बनाने ही जा रही हूँ, अब ज्यादा मत सुनाइए। अरे तो फिर काम भी वैसे ही किया करना जिसके चलते मैं तुझे सुनाऊं ही ना। फिर शनाया जाकर खाना बनाने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वैसे करण तो मेरे पीछे एकदम लट्टू हो गया है, उसके साथ चक्कर चलाकर मैं अच्छे खासे पैसे भी ले सकती हूँ। काश मैं सिंगल होती तो मैं अभी उससे शादी कर लेती। लेकिन ये ऊपर वाला भी ना बड़ा अजीब है, जब समय रहता है तब गलत लोगों को जिंदगी में भेजता है और जब समय निकल जाता है तब बराबर सही लोग चले आते हैं। शनाया को बस करण के पैसों से मतलब रहता है, लेकिन करण के दिल में गुजरते दिनों के साथ शनाया के लिए प्यार बढ़ने लगता है और एक दिन वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। आई लव यू शनाया। मैंने आज से पहले कभी किसी से इतना प्यार ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में अलग ही रौनक छा गई है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। अरे क्या हुआ, शादी का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई तुम? तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता क्या? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अरे नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मेरा मतलब मुझे भी तुमसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। लेकिन क्या जान, जब तुम राजी और मैं भी राजी, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? और मुझे पता है तुम्हारे माँ पापा भी मुझे स्वीकार कर ही लेंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई है। ये किस मुश्किल में फंस गई मैं। इसे तो मैं मना भी नहीं कर सकती और अपने पहले पति को भी नहीं छोड़ सकती। क्या हुआ शनाया, तुम चुप क्यों हो? करण, मैं अनाथ हूँ। हमेशा से मुझे इस दुनिया ने धोखा ही दिया है, इसीलिए शादी का फैसला बहुत बड़ा है और मैं ये फैसला सोच समझ कर लेना चाहती हूँ। इसीलिए तुम मुझे थोड़ा वक्त दे दो। ओके जान, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो। लेकिन मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि तुम एक अनाथ हो। हाँ करण, मेरे माँ पापा मुझे बचपन में इस दुनिया से छोड़कर चले गए और उसके बाद तो मैं अनाथ आश्रम में ही रहने लगी। ओह, ऐसा है क्या? हाँ करण, देखो बेबी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है शनाया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं करण, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। फिर शनाया वहां से चली जाती है और वो पूरी रात उस बारे में ही सोचती है और तब जाकर उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। मुझे तो हमेशा से ही एक अमीर पति चाहिए था और अब तो मुझे किस्मत भी अमीर पति दे रही है, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और इसीलिए मैं करण से शादी जरूर करूंगी। फिर शनाया करण को शादी के लिए हाँ बोलती है और ये खबर सुनकर करण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, शुक्रिया शनाया,
तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं ये खबर सुनकर कितना खुश हुआ हूँ। लेकिन करण, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं शादी के बाद भी काम करूंगी और तुम मुझे काम करने से कभी नहीं रोकोगे। लेकिन शनाया, मैं इतना अमीर हूं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम आराम से बैठकर अपनी लाइफ जी सकती हो ना। हाँ करण, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है, अपने करियर को सेट करना है। इसीलिए मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरी हमेशा नाइट शिफ्ट रहती है, लेकिन तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो फिर मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो आदमी मेरी इच्छा और सपनों को समझ ही नहीं सकता। लेकिन शनाया, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी खुशियां अपने सपनों को साकार करने में ही है तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया करण। लव यू। लव यू टू स्वीट हार्ट। इस तरह से करण शनाया के झूठ में फंस जाता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा? शनाया अपने दो पतियों को कैसे संभालेगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।